गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। चलिए दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम है इस पे हर दिन करंट अफेयर्स आता रहता है। तो हर दिन की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। पता नहीं दोस्तों, चैनल आगे बढ़ नहीं रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन ख़राब हो जाएगा मेरा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से ये होगा दोस्तों कि जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे दोस्तों, आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए हम लोग काम की बात कर लेते हैं। अब हम आपका काम करते हैं। अब आप देखिए। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत आसान है दोस्तों, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। पहला प्रश्न जो हमारा हम लोगों का, देखिए दोस्तों, कहता है किस बैंक ने कुशल राय को रिटेल बैंकिंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, इसका जो नया अभी प्रमुख बने हैं वो हैं कुशल राय। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। खैर बेटर बेटर क्वेश्चन जो भी है, टॉप 10 की जगह टॉप 11 क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुशल राय को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, कुशल राय के बारे में अगर हम आपको बात डिटेल से बात करें तो कुशल राय जो है पहले टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में महा प्रबंधक निदेशक के रूप में काम किए हैं, और आईसीआईसी बैंक में भी काम किए हैं, वार्कलेज बैंक है, सिटी बैंक है। तो इस तरह से कह सकते हैं इन्हें कुछ लंबा एक्सपीरियंस है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है कुशल राय को। तो याद रखिएगा। उम्मीद दोस्तों आपको जरूर पहला कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में एलजी पॉलीमर प्लांट में हुई गैस रिसाव के कारण आपको मालूम ही होगा कि घटना में 8 मारे गए और सैकड़ों बीमार हो गए हैं, है ना दोस्तों। आपको पता ही होगा अभी हाल फिलहाल का जो न्यूज़ है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। हाँ दोस्तों, विशाखापट्टनम में ही हुआ है, गैस रिसाव हो गया है। पहले 84 में भोपाल में हुआ था गैस त्रासदी, तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। हालांकि यहाँ भी हो गया है एलजी पॉलीमर प्लांट में, तो जिसकी वजह से 8 लोग अभी मर गए हैं और सैकड़ों बीमार हो गए हैं। तो ये गैस बहुत खतरनाक है दोस्तों, जैसे ही आपके अंदर जाता है तो आपको उल्टी आ जाएगा, बेहोशी आ जाता है ना। तो जिसके कारण आदमी का मौत तक हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं लोग बहुत परेशान हैं दोस्तों, और इस गैस से करीब करीब 5 गांव को वहाँ दिक्कत हुआ है। तो हालांकि सारे गांव को खाली करवा लिया गया है वहाँ। तो उम्मीद दोस्तों आपको जरूर समझ आ रहा होगा। याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा विशाखापट्टनम होगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा प्रश्न हम लोगों का कि किस देश ने एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहे अपने सबसे बड़े वाहक लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, याद रखिएगा। लॉन्ग मार्च 5B मुख्य रूप से यही याद रखिए, इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो चाइना है ना। तो चाइना ही किया है दोस्तों, एक नई पीढ़ी का है, एक नई पीढ़ी का अंतरिक्ष यान है दोस्तों। हाँ, जिसमें बड़े वाहन लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो याद रखिए दोस्तों, चाइना जो है अपना सबसे बड़ा जो है रॉकेट लॉन्च कर दिया है ना, सफलतापूर्वक, जो एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहा था। लॉन्ग मार्च 5B वाहक रॉकेट जो है दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान जो है, हैनान से ही उड़ान भरा था। यह लॉन्ग मार्च 5B द्वारा ही लॉन्च किया गया लॉन्च सॉरी ये जो है दोस्तों लॉन्ग मार्च 5B है, इसके द्वारा ही से ये इसके द्वारा पहला मिशन था। 53.7 मीटर की लंबाई और लगभग 849 टन के टेक ऑफ द्रव्यमान वाला लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च 5B। तो साथ ही कार्गो रिटेल मॉड्यूल भी ले जा रहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो चाइना होगा। इसकी हम पूरी डिटेल्स के बारे में भी आपको बता दिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो
चौथा प्रश्न दोस्तों हम लोगों के लिए कि किसने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए IFCN चैटबॉट नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है। हाँ दोस्तों, IFCN है ना, गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए, सूचना को प्रसार को रोकने के लिए अभी देखते होंगे विराट कोहली भी एडवर्टाइज करते रहता है, मत कर फॉरवर्ड, है ना दोस्तों। तो याद इसी तरह से ये भी है, IFCN चैटबॉट नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन किया है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हमने ऑप्शन में दिया ही नहीं था आंसर। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा दोस्तों व्हाट्सएप होगा, है ना। तो व्हाट्सएप ही लॉन्च किया है दोस्तों, एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसके तहत गलत सूचना को रोका जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी व्हाट्सएप द्वारा ही लॉन्च किया गया दोस्तों। इसको जो बनाया है दोस्तों, ये पावर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है इसको। जिसके तहत आपको ये जिसके तहत वो ये पता लगा लेता है कि जो कोविड-19 द्वारा जो मिल रहा है संदेश वगैरह जो भी है अभी फैल रहा है, वो सच न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है ना? तो इस तरह से वो सब मतलब कि समझने में सक्षम है ना दोस्तों? तो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो देखिए दोस्तों, हम लोग का 5वां प्रश्न है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, आपको बस 15-16 मिनट लेंगे टाइम, बस 15-16 मिनट के क्लास में आपको 10 से 11 क्वेश्चन जो भी है आपको डिटेल के साथ कंप्लीट कर देंगे। तो आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो। चलिए दोस्तों, 5वां प्रश्न जो हमारा 5वां प्रश्न, मई 2020 में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है दोस्तों, है ना। तो इन्हीं को अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अधीर रंजन चौधरी को। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर डिटेल्स की बात करें थोड़ा, तो अधीर जो लोक लेखा समिति का सदस्य होता है हर वर्ष चुना जाता है ना, हर वर्ष चुना जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं 22 सदस्य पैनल होता है, जिसमें कि आप 15 सदस्य होता है लोकसभा का, और बाकी जो 7 बच जाता है उसका वो होता है राज्यसभा के, है ना। तो फिलहाल जो अभी अधीर रंजन चौधरी आए हैं, तो वो ओम बिरला के स्थान पे आए हैं, ओम बिरला ही ने नियुक्त किए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको 5वां उम्मीद है कंप्लीट हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा छठा प्रश्न है, छठा जो प्रश्न है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो आ भी सकता है। तो याद रखिएगा, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर होगा, हैंड लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्कोहल युक्त जो हैंड सैनिटाइजर है उसके ऊपर रोक लगा दिया है भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने, है ना। इसके ऊपर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अदर कंट्री में, तो इसके लिए आप प्रतिबंध लग गया है इसके ऊपर, मैंने रोक लगा दिया है। तो सैनिटाइज़र तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, अभी सैनिटाइज़र कितना इम्पोर्टेंट है, हर घर में अभी सैनिटाइज़र होगा। तो फिलहाल सैनिटाइज़र से बहुत बचाव हो रहा है लोगों को। जो भी है, अगर मिलता है कहीं भी, अगर कोविड-19 का अगर कोई भी मिलता है पार्टिकल वगैरह, तो सैनिटाइज़र से वो मर जाता है ना दोस्तों। तो इसलिए सैनिटाइज़र बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, अभी हर घर में होता है, हर घर में। खैर आप इसके बारे में जानते होंगे, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। तो खैर इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा दोस्तों, अल्कोहल एंड जो सैनिटाइज़र है, अल्कोहल यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, इसके ऊपर रोक लगा दिया गया है। चलिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो देखिए दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि किस देश ने मई 2020 में एक अमेरिकी समर्थक पूर्व खुफिया प्रमुख को नया प्रधानमंत्री घोषित किया है ना? यानी प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो बताइए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इराक, है ना दोस्तों। इराक ही एक ऐसा देश है, इराक एक ऐसा देश है जो अभी हाल ही फिलहाल में एक नया प्रधानमंत्री को चुना है, जो कि खुफिया विभाग से है ना। तो देखिए दोस्तों, इराक के जो अभी हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है अल-कादिमी, है ना। अल-कादिमी है, मुस्तफ़ा अल-कादिमी कह सकते हैं, मुस्तफ़ा अल-कादिमी इराक के पहले वास्तविक प्रधानमंत्री हैं अभी। इसके पहले का जो सरकार चल रहा था दोस्तों, लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, जिसके कारण उसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो फिलहाल जो बने हैं अभी, जो मुस्तफ़ा अल-कादिमी हैं, इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलहाल अमेरिकी समर्थक हैं दोस्तों, अमेरिका का समर्थन करते हैं, तो अमेरिकी समर्थक माना जाता है इनको।
तो याद रखिएगा दोस्तों, उम्मीद है आपको ज़रूर ये भी याद हो गया होगा, यानी कंप्लीट हो गया होगा। तो याद रखिएगा इराक। चलिए दोस्तों, हम लोग 8वें की ओर बढ़ते हैं समय न गवाते हुए। अब जी 8वां प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने पेट्रोल की कीमत में ₹2 प्रति लीटर और डीजल के दाम में ₹1 प्रति लीटर की बढ़ोतरी किया है? हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो इंडिया का एक उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसा योगी जी फैसला लिए हैं कि पेट्रोल की कीमत में ₹2 प्रति लीटर बढ़ेगा और डीजल के दाम में ₹1 प्रति लीटर बढ़ेगा, है ना? ऐसा योगी जी का फैसला है। तो फिलहाल जो अभी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, शराब और पेट्रोल डीजल पर सब पर कर बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है ना। तो देसी शराब और विदेशी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी से करीब करीब माना जा रहा है कि 2350 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। और पेट्रोल की जो कीमत है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि 2070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पैसा आए, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है ना? इतना तो हर लोग समझता है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने ये फैसला लिया है। वैसे भी योगी जी फैसला बहुत अच्छा लेते हैं। खैर जो भी हो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 9वां प्रश्न है कि किसने सुरक्षित दादा-दादी और नाना-नानी अभियान शुरू किया है? हाँ दोस्तों याद रखिएगा, किसने सुरक्षित दादा-दादी और नाना-नानी अभियान शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो आपको वैसे भी याद रहेगा हमेशा, अगर ना बताएँ तो भी। खैर याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों नीति आयोग और एक और है दोस्तों पिरामल फाउंडेशन, है ना? ये दोनों मिल के एक अभियान शुरू किया है दोस्तों, जिसका नाम है दादा दादी और नाना नानी, है ना? तो याद रखिएगा ये दोनों मिल के किया है, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन, है ना? पिरामल फाउंडेशन आपको मालूम होगा दोस्तों, पिरामल जो अभी पिरामल जो कह सकते हैं कि अंबानी के जो समधी हुए, है ना? खैर इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग, है ना दोस्तों? इन दोनों ने मिल के लॉन्च किया है दादा दादी और नाना नानी अभियान। इसके तहत मुख्य रूप से यही उद्देश्य है दोस्तों कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, है ना? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लॉन्च किया है दादा दादी और नाना नानी का एक अभियान। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको 9वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 10वां प्रश्न है, देखिए दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि आज हम कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि आज हम बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं। खैर आपके समय बचाने के लिए चलते हैं, डिटेल्स तो हम पूरा देते ही हैं। देखिए दोस्तों, मई 2020 में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो का कार्यभार किसने संभाला है? 2020 में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा डीपीएस नेगी ने। हाँ दोस्तों याद रखिएगा डीपीएस नेगी ने अपना कार्यभार संभाला है ना? डीपीएस नेगी ने अपना कार्यभार संभाला दोस्तों, श्रम ब्यूरो का कार्यभार संभाल लिए हैं डीपीएस जो नेगी ने। तो अगर इनकी डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो डीपीएस नेगी जो हैं इसके पहले भी नेगी के मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार रहे हैं। तो कह सकते हैं इसके पहले जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य किए हैं दोस्तों डॉक्टर डीपीएस नेगी जो हैं, डॉक्टर नहीं कह सकते, डीपीएस नेगी जो हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें इस बार नियुक्त कर दिया गया डीपीएस नेगी को ही। तो ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों कि किसी आईएएस अधिकारी को दोहरा प्रभार दिया गया हो, है ना? तो ऐसा पहली बार हुआ है। तो डीपीएस नेगी को दोहरा, यानी कि कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी हैं, ये दोहरा प्रभार इन्हें मिला है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक लास्ट प्रश्न और भी दे दिए आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा तो हम सोचे कि चलिए इसको भी दे देते हैं। तो 11वां प्रश्न में हम देख ही लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 11वां प्रश्न है यानी लास्ट हो गया दोस्तों, आपका 15 मिनट का क्लास खत्म हो जाएगा। 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जा रहा है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों याद रखिएगा 7 मई के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम इसलिए 2020 में की बात की है क्योंकि विश्व एथलेटिक्स दिवस होता है दोस्तों, हमेशा चेंज होते रहता है ना, हमेशा ये चेंज होते रहता है। फिलहाल जो 2020 में मनाया जाएगा वो 7 मई को, तो याद रखिएगा ये बात, है ना? तो आईएएफ जो है दोस्तों हर बार ये तारीख तय करता है कि किस दिन मनाया है जाना है विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ जो है यही तय करता है। तो अगर इसकी उद्देश्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है दोस्तों कि एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ाना है युवा को। तो एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत इसीलिए मतलब एथलेटिक्स दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। पहली बार इसका जो शुरुआत हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 1996 को ही शुरू हुआ था। तो इस तरह से उसी दिन से मनाया जाने लगा विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो मेरे दोस्तों ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।